आज का टॉपिक है सामाजिक तत्व की अवधारणा। बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। दुर्खिम ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। सामाजिक तथ्य वे हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तत्व व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषताएं होती हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप में समझाते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है अथवा पुनः क्रिया करने का तरीका है जो किसी समाज में समान रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक तत्व क्रिया करने अथवा व्यवहार के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खिम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तत्व स्थायी होते हैं, उदाहरणतः आत्महत्या, विवाह, मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर रहती है, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास करने के तरीकों को भी क्रिया करने का तरीका माना गया है। नगरों में जनघनत्व में वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान, जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तत्व माना गया है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्यों की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं एवं कार्य करने के तरीके भी सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। अब है सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख रूप से है बाह्यता तथा बाध्यता। सामाजिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दोनों विशेषताओं को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। वे ऑफ एक्टिंग, टॉकिंग एंड फीलिंग आर सोशल फैक्ट्स। सामाजिक तथ्यों की दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है तब वह यह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसके इसी सोच पर भी सामाजिक दबाव है, अतः यह सोच सामाजिक तथ्य है। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है, समाज ही नहीं इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करने के सीखते हैं। किसी चीज़ को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, ये सब हमें समाज ही बताता है। किस अवसर पर हम किस प्रकार का व्यवहार, कार्य या आचरण करेंगे, यह भी समाज बताता है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं आदि सभी हमारे आचरण को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं, इसलिए ही ये सभी सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्यों का प्रभाव व्यक्ति पर इतना अधिक होता है कि उसकी संपूर्ण अनुभूति भी सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत आ जाती है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर सामाजिक तथ्यों का प्रभाव पाया जाता है। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। सामाजिक तत्व सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उत्पत्ति, सोशल ओरिजिन। सामाजिक तत्व व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम हैं। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा, जैसा उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तत्व होंगे। भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती हैं, यूरोपीय समाज में नहीं।
अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पाँव छूते हैं, नमस्कार या जय राम जी, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तत्व है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी ने व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, वरन संपूर्ण समाज की देन है। समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण वे स्थायी हो जाते हैं और इस स्थायित्व के कारण ही इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सोशल फैक्ट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सामाजिक तथ्य सामाजिकरण के माध्यम से ही सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहारों को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में भोजन क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें व्यक्ति परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है। धीरे धीरे वे सभी उसके जीवन के अंग बन जाते हैं, उसकी आदतें एवं व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हैं। वह भी इन्हें आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार सामाजिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सोशल फैक्ट्स आर लर्न। सामाजिक तथ्य चूँकि समाज की उपज है अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षण जैसे कालापन, गोरापन, आँख, नाक, कान एवं बालों की बनावट आदि की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षा सामाजिकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति के यह सिखाते हैं कि उसे अभिवादन कैसे करना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानूनों, विश्वासों आदि का ज्ञान कराती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता है। केवल वे सीखे हुए व्यवहार ही जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं, सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं। सोशल फैक्ट्स आर सुपर इंडिविजुअल। यानी सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं होते वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। इन्हें दुर्गम सामाजिक धाराएं, सोशल करंट्स कहते हैं। समय समय पर ये धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती हैं। सामाजिक तत्व एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति व्यवहारों में प्रकट होती है। यह शक्ति समूह की देन है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि जो कि सामाजिक तत्व हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है वरन संपूर्ण समूह की उपज है। इनका निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन, परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होता है वरन समूह या समाज के द्वारा होता है। इसी रूप में सामाजिक तत्व अधिवैयक्तिक है। व्यक्ति की क्षमता व शक्ति से परे और सामाजिक हैं। नेक्स्ट है बाह्यता, एक्सटीरियोरिटी। सामाजिक तत्वों की एक विशेषता है कि ये समाज वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत व्यक्ति चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक एवं भिन्न होते हैं। जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ऑक्सीजन। पानी इन दोनों से अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। सामाजिक तत्वों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु उनका अस्तित्व व्यक्तिगत तत्वों से स्वतंत्र होता है। जैसे मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोष्ठों, सेल्स की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होता है, उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर भी उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होते। सोचने, विचारने, अनुभव करने एवं कार्य करने के तरीके समाज में पहले से ही विद्यमान होते हैं। धार्मिक विचार, विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता और सामूहिक चेतना की उपज होते हैं, अतः व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से परे होते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में गिना जाता है। सामाजिक तथ्यों पर वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भी व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है सामाजिक तथ्य की वह है बाध्यता, कंसंट्रेंट।
यानी सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती है, वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं। अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं। व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार आचरण करता है जैसा समाज चाहता है और निर्देश देता है। सामाजिक दबाव या शक्ति व्यक्ति से बाहर की वस्तु और व्यक्ति से श्रेष्ठ होती है, अतः व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, झुकता है और समाज के नियम और आदेशों का शिरोधार्य करता है। समाज की शक्ति का पता सामान्य जीवन और सामान्य स्थिति में नहीं लगता, वरन उस समय लगता है जब हम उसका विरोध करते हैं, उसे नकारते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। तभी समाज का रोष प्रकट होता है तथा वह दंड की व्यवस्था करता है। दंड सामाजिक तथ्यों के विरोध का परिणाम ही है। दुर्खिम ने सामाजिक तत्व की बाह्यता और बाध्यता को प्रकट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे दुर्खिम ने व्यक्तिगत और सामूहिक मस्तिष्क में भेद किया है। राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना व्यक्तिगत भावना से प्रबल होती है। व्यक्तिगत भावना के आधार पर बलिदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर बलिदान करने वालों से कम होती है। व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों, मनोभावों एवं क्रियाओं में शीघ्र ही परिवर्तन आ जाते हैं, किंतु सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि किसी देश में आत्महत्या, विवाह और मृत्यु दर में वार्षिक घटत बढ़त बहुत ही कम होती है। दुर्खिम के अनुसार नैतिकता एक सामाजिक तथ्य है और सामूहिक चेतना इसके उल्लंघन पर नियंत्रण लगाती है। नैतिकता के उल्लंघन पर समाज दंड की व्यवस्था भी करता है, चाहे वह अधिक कठोर नहीं हो। समाज के कानून, प्रथाएं, परिपाटियां सामाजिक तथ्य हैं। यदि हम इसका विरोध करते हैं, अवमानना करते हैं, तो हमें दबाव समूह महसूस होता है। समाज में हमें ऐसा करने से रोकता है। हमसे क्षति हो गई है तो समाज हमसे क्षतिपूर्ति की मांग करता है, और यदि पूर्ति संभव नहीं है तो समाज इसके लिए दंड देता है। दुर्खिम कहता है कि यदि मैं समाज की परिपाटियों को स्वीकार नहीं करता हूँ और अपने वेशभूषा, अपने देश तथा वर्ग के प्रचलित रीति रिवाजों को नहीं मानता हूँ, तो जिस उपहास का पात्र मुझे बनाया जा सकता है, जिस प्रकार समाज से उसे मुझे पृथक रखा जाता है, यह दबाव अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रभावपूर्ण होता है। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं अपने देशवासी से फ्रांसीसी भाषा में बात करूं या प्रचलित मुद्रा का प्रयोग करूं, किंतु तो भी इसके विपरीत कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। एक उद्योग के रूप में मैं गत शताब्दियों की तकनीकी पद्धतियों को अपनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, तथापि मैं ऐसा करने पर निश्चित रूप से अपनी बर्बादी को आमंत्रित करूँगा। यदि मैं नियमों से अपने आप को स्वतंत्र कर भी लेता हूँ तथा सफलता से उसका उल्लंघन करता हूँ, तो भी मैं सर्वदा इनसे संघर्ष करने के लिए बाध्य किया जाता हूँ। अंत में निष्प्रभावित होकर भी वे अपने दबाव का अपने प्रतिरोध द्वारा हमें अनुभव कराते हैं। सभी नव उन्मेषकर्ताओं, आविष्कारों के उपक्रम को सफलता प्राप्त लोगों से इस प्रकार के प्रतिरोध को सहना पड़ता है। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता को कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं सकते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे बाध्यकारी होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने समाजीकरण और शिक्षा का उदाहरण दिया है। समाजीकरण और शिक्षा के द्वारा हम बच्चे पर कार्य करने, अनुभव करने, देखने और विचार करने के तरीकों को थोपते ही तो हैं। प्रारंभ से ही बच्चे को हम नियमित समय पर खाना पीना, सोना, बैठना सिखाते हैं, उसे बाध्य करते हैं। हम उसे स्वच्छता, शांति और आज्ञाकारिता के लिए बाध्य करते हैं। हम उसे दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने, परंपराओं, नियमों, रीति रिवाजों आदि का सम्मान करना सिखाते हैं और काम करने की आवश्यकता आदि समझते हैं। इन सभी प्रतिबंधों की बाध्यता अनुभव होने का कारण यह है कि बाध्यता धीरे धीरे आदतों में बदल जाती है। शिक्षा का उद्देश्य भी समाजीकरण करना है। समाजीकरण के द्वारा बच्चे पर निरंतर यह दबाव पड़ता है कि वे समाज के अनुकूल बने, और माता पिता तथा शिक्षक इस प्रक्रिया के प्रतिनिधि एवं मध्यम होते हैं। इस प्रकार दुर्खिम सामाजिक तथ्यों में दबाव को एक आवश्यक तत्व मानते हैं, चाहे यह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। वे लिखते हैं कि एक सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है। इसका प्रयोग यह व्यक्ति पर करता है अथवा व्यक्तियों में प्रयोग कर सकने के योग्य, और इस शक्ति की उपस्थिति उसके लिए विशिष्ट अनुमति से या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की प्रतिरोध से जानी जाती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है। ये सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। यदि समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीवशास्त्र के चंगुल से मुक्त करना है, तो निश्चय ही इसे अपने को सामाजिक तथ्यों के अध्ययन तक सीमित करना होगा।
थैंक यू।